बीएड फर्स्ट ईयर का काफ़ी इम्पॉर्टेंट और पहला ही सब्जेक्ट है जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो अब तक आप सभी को पता चल गया होगा कि बहुत ही जल्द बीएड के जो एग्ज़ाम्स है वो स्टार्ट होने वाले हैं और आई होप कि आप सबने डेट शीट डाउनलोड कर ली होगी और उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी होगी। तो सबसे पहले जो आपका पेपर होने वाला है वो चाइल्डहुड और ग्रोइंग अप का ही है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि फटाफट से पहले इस सब्जेक्ट जो है सारे यूनिट्स को तैयार कर लिया जाए। तो इससे पहले मैंने यूनिट 1 और 2 डीपली अच्छे से सारे टॉपिक्स करा दिए हैं और आज की इस वीडियो में हम करेंगे यूनिट 3 जिसका नाम जो है वो है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव टू एनहेंस लर्निंग अमंग चिल्ड्रन एंड अडोलसेंस। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं ये टॉपिक्स यहाँ पर और यूनिट 3 से मेरी मानिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं। और अभी तक अगर आपने नहीं पढ़ाई शुरू करी है तो अभी भी देर नहीं हुई है। आप एक वीडियो से एक ही बार में पूरा यूनिट क्लियर कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। साथ ही साथ एग्ज़ाम टाइमिंग में मैं आपको क्वेश्चन पेपर्स भी रिलीज़ करूँगी और कैसे आंसर राइटिंग करनी है, जैसे मैंने डीएलएड का कराया था आपको बिल्कुल वैसे ही बीएड अभी सारा क्लियर करूँगी। तो स्टार्ट करते वीडियो और फटाफट से सिलेबस हम पहले अपना करते हैं कंप्लीट। और 3 का नाम मैंने आपको बता दिया है जिसमें कि अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो है आपके इस यूनिट 3 का वो है लर्निंग और लर्निंग के साथ ही आपको बताना है इसकी मीनिंग, इम्प्लिसिट नॉलेज एंड बिलीव्स। तो इसका अर्थ क्या है ये चीज़ें बतानी है और शुरू करते हैं हम इसको अब डीपली से पढ़ना। और पॉइंट्स जो है आप साथ ही साथ अपनी नोटबुक में नोट कर लें ताकि आप एग्ज़ाम टाइम में बस एक नज़र देख लें और आपका काम हो जाए। तो क्या है भाई लर्निंग का मतलब, जिसे हिंदी में कहते हैं अधिगम। तो इसका अर्थ क्या है? सबसे पहली बात और सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो अधिगम है वो शिक्षा मनोविज्ञान का हृदय है। अगर आप शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो उसमें जो सीखना वर्ड है या फिर कह लीजिए लर्निंग जो है वो एक तरीके से उसकी आत्मा है या हृदय है। शिक्षा के क्षेत्र में अधिगम का महत्वपूर्ण स्थान है। बिल्कुल जी, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं और अधिगम ही नहीं हो रहा है, कुछ सीख ही नहीं रहे हैं, बच्चों को सिखा ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर क्या ही फ़ायदा ऐसी शिक्षा का। तो शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य ही सीखना होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सीखना नए अनुभव ग्रहण करना है, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, यह प्रगति का विकास है, सृजनात्मक पद्धति है, यह स्थानांतरित होता है, मतलब एक से दूसरे में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यह एक प्रक्रिया है ना कि परिणाम। तो सीखना जो है ना वो लाइफ टाइम चलने वाला प्रोसेस है। आप ये नहीं कह सकते किसी एट द एंड पॉइंट पर कि अब सीखना जो है वो रिजल्ट में ख़त्म हो गया या बिल्कुल ही अब नहीं हो सकता सीखना। चाहे छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा बच्चा हो, इवन बुढ़ापे तक इंसान कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो एक तरीके से निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं साथ ही साथ एक डेफिनेशन ज़रूर याद कर लें, क्योंकि पेपर में आंसर के साथ जब आप डेफिनेशन लिखते हैं तो वहाँ पर आपके जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल इन्हेंस होते हैं और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है जो चेकर होता है उसके ऊपर। तो काफ़ी आसान सी परिभाषा यहाँ पर गेट्स ने दी है सीखने की। ये कहते हैं कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को ही सीखना या अधिगम कहते हैं। बताइए कितना आसान है, 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। अगर ये नहीं तो एक और डेफिनेशन है क्रो एंड क्रो की। ये कहते हैं कि सीखने के अंतर्गत आदतें, ज्ञान तथा व्यवहार को ग्रहण करना शामिल है। ठीक है, तो ये 2 डेफिनेशन है, आप जो चाहें याद कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि कहता है कि अधिगम में निहितार्थ ज्ञान और आस्था और विश्वास। कि जो ये अधिगम है, जो सीखना है, इसमें कौन सी आस्था या विश्वास कह लीजिए पहले से ही होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये वास्तविक जीवन के अनुभव द्वारा सिखाता है। रियल लाइफ में जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो किसी और की लाइफ एक्सपीरियंस हो या अपने खुद की लाइफ के एक्सपीरियंस हो, उसी से हम क्या करते हैं, सीखते हैं। दूसरी चीज़ की क्या होता है, ये अधिगम एक स्थायी ज्ञान देता है। स्थायी ज्ञान का मतलब ये नहीं कि आपने कोई आंसर रट लिया है, किसी बच्चे ने आंसर को रट लिया है, वो स्थायी ज्ञान नहीं होता। स्थायी ज्ञान का सीधा सा मतलब है ऐसा ज्ञान जो लाइफ टाइम आपको याद रहे और आप उसका इस्तेमाल भी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में करते हैं। फिर ये कहते हैं कि लंबे समय तक के लिए अधिगम जो है वो लंबे टाइम के लिए होना चाहिए। अधिगम का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि रटंत प्रणाली को हम आगे बढ़ाएं।
इसमें क्षेत्र भ्रमण को काफ़ी हद तक शामिल किया जा सकता है और क्रियाकलाप यानी एक्टिविटीज़। तो इन सब के माध्यम से जो अधिगम है वो कहीं ना कहीं विश्वास पात्र बनेगी और ज्ञान जो है वो एक आस्था के रूप में हमारे सामने आएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके यूनिट 3 का वो है पर्सपेक्टिव ऑन ह्यूमन लर्निंग। और इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हमें, कनेक्शनिस्ट ऑफ और बिहेवियरिस्ट जिसमें कि थॉर्नडाइक, क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। तो एक एक करके मैं इन सबको क्लियर करती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले है सीखने के सिद्धांत में 2 प्रकार के हैं, एक तो व्यवहारवादी और दूसरा है ज्ञानात्मक। ठीक है, ये 2 तरीके के हैं। तो हमारे टॉपिक ने बोला हमें कि जो थॉर्नडाइक है उनका व्यवहारवादी सिद्धांत पढ़ना है। तो थॉर्नडाइक व अनुबंधन का सिद्धांत पढ़ते हैं जो कि व्यवहारवादी है। इसे आप ध्यान रखेंगे, ये 1 मार्क क्वेश्चन भी बनता है, फैक्चुअल क्वेश्चन भी आपके लिए ये है। तो क्या कहते हैं भाई थॉर्नडाइक, चलिए देखते हैं। थॉर्नडाइक जो है उन्होंने जीवों के व्यवहार के अध्ययन द्वारा सिद्धांत जो है वो दिए हैं। और थॉर्नडाइक का अधिगम का प्रयास और त्रुटि सिद्धांत है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहते हैं, अगर आपने इंग्लिश में कभी सुना हो। ये जो है मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1898 में यह सिद्धांत दिया था और इन्होंने सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके बाद जो है अपने सिद्धांत दिए हैं। तो सबसे पहले हम सिद्धांत को ही देख लेते हैं, जो प्रयोग है वो देख लेते हैं। इन्होंने प्रयोग जो किया, बिल्ली को बॉक्स में बंद कर दिया और बाहर खाना रख दिया। बिल्ली बाहर निकलने की तमाम कोशिशें करती है, बॉक्स के अंदर उछलती है, कूदती है और संयोग से क्या होता है कि जो चटनी होती है ना बॉक्स की, जिससे बॉक्स खुलना होता है, वो खुल जाता है। तो उस पर पंजा लगने से मतलब अचानक ही ये खुल जाता है और बिल्ली जो है वो जाकर खाना खा लेती है। अब बाद में क्या हुआ कि बाद के प्रयासों में उछल कूद कम होते गए। जब ये एक्सपेरिमेंट दोहराया गया तो देखा थॉर्नडाइक ने कि अब जो है बिल्ली को ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है क्या करने में, चटनी को दबाने में। तो अब बिल्ली जो है कम प्रयास द्वारा भी दरवाज़ा खोल लेती है। पहली बार में जितना उसे टाइम लगा था वो उसे अब नहीं लग रहा है। तो इस प्रयोग से यही सिद्धांत निकलता है कि बार बार प्रयास करने से, अभ्यास करने से कहीं ना कहीं क्या होता है कि परफेक्शनिस्ट जो चीज़ है वो आ जाती है। अब इन्होंने ये प्रयोग किया और उसके बाद जो सिद्धांत दिए हैं, नियम दिए हैं, वो देख लेते हैं। पहला कि अभ्यास का नियम, कि बच्चों को क्या करना है, अभ्यास करवाते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए। आप खुद भी अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको करना मुश्किल लगता है, आप प्रैक्टिस करते रहो, एक्सरसाइज करते रहो, आपको ये चीज़ आ जाएगी। फिर दूसरा नियम इन्होंने दिया कि तत्परता का सिद्धांत, रेडीनेस का, कि इंसान को हमेशा तैयार रहना चाहिए सीखने के लिए। और प्रभाव का नियम, अब इफेक्ट का नियम जो होता है वो ये कहता है कि बाद में जो इफेक्ट पड़ेगा ना आपके प्रयोगों से, वो काफ़ी हद तक आपके सीखने को बेटर बनाएगा। तो ये थॉर्नडाइक का हो गया हमारा व्यवहारवादी सिद्धांत। अब देखते हैं स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, तो ये जो है 1938 में दिया गया, इसका जो है प्रतिपादन किया गया था, किसके द्वारा, स्किनर के द्वारा। सबसे पहले हम इनका भी प्रयोग देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं कि इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। आप एग्ज़ाम में भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो जो एक्सपेरिमेंट है इसको भी लिख सकते हैं, इसको लिखने से भी मार्क्स आपको मिलेंगे। तो प्रयोग क्या किया इन्होंने, चूहे को बॉक्स में बंद कर दिया और प्रारंभ में जो चूहा इधर उधर घूमता है, इसी बीच लीवर दबने से घंटी की आवाज़ हुई। लीवर पे जैसे ही चूहे का हाथ पड़ा या कह लिए पैर पड़ा तो घंटी की आवाज़ हुई और खाना जो है वो तस्तरी यानी प्लेट में आ गया। तो चूहा तुरंत खाने को नहीं देख पाया, फिर उसने खा लिया। इसी तरह वह लीवर दबाकर भोजन गिराना सीख गया। तो धीरे धीरे क्या किया, उसे पता चल गया था कि अच्छा लीवर दबाऊंगा तो खाना जो है वो प्लेट में आ जाएगा। तो इसमें जो है हमारे स्किनर है वो बताते हैं कि पुनर्बलन में सीखने का स्थायित्व होता है। अगर रीइंफोर्समेंट बार बार बच्चे को दी जाए, पुनर्बलन दिया जाए, तो वो चीज़ों को सीख जाता है। यदि उद्दीपक दिया जाए तो प्राणी बार बार अभ्यास भी करता है। मान लीजिए कि वो लीवर दबाए और खाना नहीं आ रहा, तो भी वो बार बार लीवर को दबाएगा, कोशिश जो है वो करता रहेगा। फिर ये कहते हैं मंदबुद्धि और मानसिक रोगियों के लिए सहायक क्रिया है, इससे बच्चा जो है आसानी से सीख पाएगा। और अभी प्रेरणा द्वारा भी हमें यहाँ पर बच्चों को सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे स्किनर के जो सिद्धांत है उससे पता चलते हैं।
अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा कॉग्निटिविस्ट, और जिसमें हम करेंगे इंसाइटफुल लर्निंग, टॉलमैन का साइन लर्निंग थ्योरी। तो देखिए इस जो यूनिट में ना सारी थ्योरीज हैं, थॉर्नडाइक हो गया, स्टिनर हो गया, और अभी हम टॉलमैन को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए 100% क्वेश्चन इन तीनों में से किसी एक पर तो या फिर अथवा करके 2-3 पर आ सकता है, तो ध्यान से इन्हें समझ लीजिए। इनसाइट थ्योरी जो है इसे हिंदी में कहते हैं अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना। ये जो है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिया गया था ये वाला सिद्धांत, जिसमें कि कोहलर, वार्देमियर, ये 2 तरीके के लोग भी शामिल थे। बात करें कोहलर की, तो कोहलर ने अपने वनमानुषों और चिंपैंजियों के सीखने की प्रक्रिया का वर्णन करने में सबसे पहले इनसाइट शब्द का प्रयोग किया था। अब देखते हैं जो प्रयोग है वो एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या था, क्या एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। तो इनके पास में सुल्तान नाम का चिंपैंजी बंदर था, जो कि इन्होंने पिंजरे में बंद कर दिया और केले को ना थोड़ी ऊंचाई पर लटका दिया, और वहीं पर एक बॉक्स रखा हुआ था, जिसे प्रयोग करके चिंपैंजी जो उस पर चढ़ के और केले को प्राप्त कर लेता है। अब केले की ऊंचाई ना फिर बढ़ा दी गई और अब 2 बॉक्स रख दिए गए, तो सुल्तान जो है छलांग लगाकर केला प्राप्त करता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि सुल्तान धीरे धीरे सीख जाता है कि केला जितनी ऊपर है, अगर मैं बॉक्स के ऊपर एक और बॉक्स रखता हूँ तो मेरी ऊंचाई भी बढ़ जाएगी। और इस तरीके से अगर हम बच्चों को क्या करें, एक एडवाइज़र की तरह, सपोर्टर की तरह सपोर्ट करें, तो वो खुद अपनी लाइफ में कंस्ट्रक्टिविज्म को हासिल कर सकते हैं। अब इस अधिगम की उपयोगिता क्या है कि परिस्थिति का समग्र रूप प्रदान किया जाना चाहिए। बच्चे को पूरी परिस्थिति दे देनी चाहिए। जैसे पज़ल होता है जिसमें हम सारे पज़ल्स के जो भी भाग होते हैं वो बच्चों को दे देते हैं और फिर वो खुद ही पज़ल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नए प्रतिमान और संबंध को खोजने में यह आसान है, और लक्ष्य की स्पष्टता और अभिप्रेरणा दोनों ही चीज़ें यहाँ पर देकर बच्चे से हम अधिगम को बेटर बना सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा टॉलमैन का चिह्न अधिगम सिद्धांत। तो टॉलमैन क्या है, संज्ञानात्मक रचना पर बल देते हैं। ये संज्ञानात्मक कॉग्निटिव जो लर्निंग है उस पर ये ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, और व्यवहार और परिणाम लक्ष्य की पूर्ति होता है। ये मानते हैं अगर बिहेवियर में चेंज करते हो तो लक्ष्य जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा। उनका विचार है कि सीखने के समय प्राणी के शरीर, ग्रंथियों, मांसपेशियों और स्नायु में अनेक चिन्ह उभरते हैं और उन्हीं के अनुसार वो व्यवहार करता है, और इसीलिए जो इनके सिद्धांत का नाम है वो भी है चिन्ह अधिगम सिद्धांत। एग्जाम्पल से समझते हैं कि ताली बजाने पर बच्चा खुश होता है और उसकी तरफ दौड़ता है, तो हमने जो मांसपेशियों से, अपने ग्रंथियों से हरकतें करी, उससे कहीं ना कहीं बच्चे ने व्यवहार किया। ठीक है। अब देखिए जो टॉलमैन हैं जो अधिगम प्राप्त करते हैं उन लोगों का व्यवहार ग्रंथियों की अन्य तंत्रिका श्रृंखला प्रदर्शित नहीं करता, बल्कि यह प्रदर्शित करता है। ये इनकी डेफिनेशन है, खुद ही इन्होंने दी है, अगर आप कर सकते हैं तो याद कर लेंगे। और जो इनका नियम है इन्होंने दिया है कि क्षमता का नियम, कि क्षमता जो है बच्चे में होती है। उद्दीपन का नियम, कि यदि उद्दीपन दिया जाए तो बच्चा व्यवहार करेगा। और नियम का नियम, कि जो नियम हमने बना दिए हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम ही फिक्स हो गए हैं, उसके भी नियम जो है बनाए जा सकते हैं। अब अगला जो टॉपिक है कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद, इसे हिंदी में कहते हैं कई बार संरचनावाद भी आप इसको पढ़ेंगे। तो क्या होता है इसके अंदर, विद्यार्थी अपने ज्ञान की रचना अथवा निर्माण वातावरण से अंतःक्रिया करते हुए अपने अनुभवों से सीखता है। तो यहाँ पर क्या है कि बच्चा जो एक्सपीरियंस वगैरह से खुद निर्माण करता है अपने ज्ञान का। अब अगले जो है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का मुख्य आधारभूत सिद्धांत है ये, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म बच्चे पर फोकस करता है तो बिल्कुल ये चाइल्ड सेंटर मेथड है। इस व्यवस्था में बच्चे के अनुभव, उसकी जिज्ञासा और सक्रिय सहभागिता को केंद्र में रखकर पठन पाठन हेतु वातावरण तैयार किया जाता है। और एक चीज़ की ज्ञान के निर्माण पर बल, ना कि प्रसारण, कि ज्ञान का निर्माण करे बच्चा, ना कि जो रटा रटाया ज्ञान है उसे ही वो याद करे। अब अगला जो टॉपिक है वो है ब्रूनर अ डिस्कवरी लर्निंग, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, और फिर इसके पर्सपेक्टिव भी पढ़ने हैं हमें, इम्प्लीकेशन क्या होगी हमारी एजुकेशन में। तो देख लेते हैं ब्रूनर की खोज सीखने अधिगम। इन्होंने 1960 में, ये अमेरिकी वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है जिनका जन्म हुआ था, और इन्होंने 2 बातों पर मुख्य ध्यान दिया। ये कहते हैं कि शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से कैसे व्यक्त करता है, और दूसरा शैशवावस्था और बाल्यावस्था में बालक का चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 बातें इन्होंने मेन कही थी।
अब जो है ब्रोनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों का मानसिक रूप से 3 तरीकों से अभिव्यक्ति करता है। कैसे? पहला तो वो क्या करता है, सक्रियता विधि से, फिर जो है दृश्य प्रतिभा विधि, फिर सांकेतिक विधि। जो सक्रियता विधि वो 18 महीने तक का बच्चा करेगा, दृश्य प्रतिभा विधि देखकर जो करेगा वो 18 से 24 महीने, और सांकेतिक विधि में 7 से ऊपर के जो बच्चे होंगे उन सबसे आप व्यवहार करवाएंगे। अब आगे जो है वो ये कहते हैं कि शिक्षा में क्या निहितार्थ है इनके, जो ये इन्होंने जो ये सिद्धांत दिया है, इस शिक्षा में क्या इम्प्लीकेशन है। तो हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण, क्योंकि इन्होंने अवस्थाओं का वर्णन किया है। शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सकते हैं इनकी मानसिक आयु के अनुसार, और अन्वेषण विधि द्वारा समस्या समाधान, हम समस्याएं चुन सकते हैं। फिर वर्तमान अनुभव को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, नियोजन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन, इन तीनों कामों में हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है रेलेवेंस एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ वेरियस थ्योरी ऑफ लर्निंग फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ लर्निंग सिचुएशंस, और इसी में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ लर्निंग इन वेरियस लर्निंग सिचुएशन एज सीन इन डिफरेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो अधिगमकर्ता की भूमिका क्या होती है इन सारी थ्योरीज और कुल मिलाकर देखा जाए। निरंतरता बनाए रखना, कॉन्टिन्यूटी बनाए रखना ज़रूरी है। अधिगम से ईमानदारी रखेगा हमारा लर्नर जो पढ़ने वाला है, चाहे वो मैं हूँ, आप हैं, या जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उनकी बात हो रही है। वो अभ्यास पर बल देंगे, हारने से डरना नहीं है, कमियों का स्व मूल्यांकन करें कि मुझ में क्या कमी है, मैं ही उसको ठीक कर सकता हूँ। ध्यान लगाना, समय टाइम मैनेजमेंट करना, सहयोग की भावना और शिक्षक से सहयोग, ये सारी चीज़ें जो है अधिगमकर्ता की भूमिका होती हैं। अब जो है एकदम ही लास्ट टॉपिक आ गया आपके इस यूनिट अ, और ये कहता है कि रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। अभी हमने लर्नर की भूमिका देखी थी, अब हम टीचर की देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह आपका पॉइंट्स को ज़रूर याद कर लें। तो प्रबंधक के रूप में होता है जो टीचर होता है, मैनेजर के रूप में मैनेज करता है सारी चीज़ें। दार्शनिक व मित्र के रूप में भी काम करेगा। सूचना देने वाला होता है टीचर, साधन उपलब्ध कराने वाला भी टीचर ही है। शिक्षक छात्रों का विश्वास पात्र होता है। सीखने की जो सुविधा है वो प्रदान करता है टीचर, और सीखने के मार्गदर्शन प्रदान भी कौन करता है, टीचर ही करता है। तो गाइडेंस भी यहाँ पर टीचर का देना ही काम है। तो ये आपका यूनिट 3 यहाँ पर ऑल ओवर कंप्लीट हो गया है। मैंने एक एक टॉपिक को अच्छे से पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको यूनिट 3 क्लियर हो गई होगी, और मैं यही कहूँगी कि आप अभी से पढ़ना शुरू कर दें। आपके पेपर बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं, एक आध हफ्ते के अंदर ही आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, पॉइंट वाइज आंसर्स को लिखिए, डेफिनेशंस याद कीजिए। तो यही सेम टिप्स मेरी अभी भी आपके लिए रहेगी।